मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे दिन की शुरुआत आपको पता है कैसे करते हैं हम लोग? ईश्वर का वंदन करके, ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके, ताकि हमारा दिन रोज की तरह बहुत अच्छा जाए। और बहुत अच्छा गया इसलिए है ना कि कल जो गया दिन वो बहुत ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा गया। तो श्लोक मंत्र सभी याद हो गए हैं, कुछ चेंज होगा अब, है ना? तो आज हम हमारी स्कूल प्रेयर से हमारे दिन की शुरुआत करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो बेटा, हमारा मन का विश्वास कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। जो हम ठान ले, जो हम इरादा कर ले, जो हम दृढ़ निश्चय कर ले, उसे हम पूरा कर सके, यही हम भगवान से कामना करते हैं कि ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे। और आज का हमारा जो पाठ है मौखिक पठन वाला है, हौसलों की उड़ान, ये भी इसी पे आधारित है जो हमने प्रेयर करी है। तो सभी अपनी पुस्तक मयूर पंख निकालें, जिसका कि आप लोग पेज नंबर 73 निकालेंगे, है ना? पेज नंबर 73 निकालें। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर हौसलों की उड़ान। हौसलों की उड़ान, ये हमारा आज का केवल रीडिंग का चैप्टर है ना? ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप जान सकें कि किस तरह अगर हम कुछ दृढ़ निश्चय करते हैं तो कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, हम हमारी मंजिल तक अवश्य पहुँच जाते हैं, है ना? तो सभी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 73 निकालें। देखिए, हमने पिछले चैप्टर में बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ा था, है ना? बछेंद्री पाल जो कि हमारी पहली महिला थी जिन्होंने हिमालय की एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, भारत की पहली महिला थी वो। तो और भी बहुत से लोग हैं, जिसमें से अब एक नाम हम पढ़ेंगे, पर्वतारोही अरुणिमा, है ना? अरुणिमा की कहानी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी पुस्तक निकालें, मैम के साथ दोहराएंगे। मैम पढ़ाती भी जाएगी, समझाती भी जाएगी। बच्चों, बछेंद्री पाल की तरह एक अन्य महिला पर्वतारोही अरुणिमा एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। अरुणिमा दिव्यांग है। दिव्यांग का मतलब ये होता है कि किसी भी शरीर का कोई भी अंग जो काम नहीं करता, जैसे किसी की आंख नहीं होती है, कोई सुन नहीं सकता, किसी में बोलने की कमी होती है, किसी के हाथ नहीं होती, किसी के पैर नहीं होते, तो वो दिव्यांग कहलाते हैं ना, जिनका एक अंग, शरीर का एक या कुछ और अंग नहीं होते हैं। उनकी टांगे एक हादसे के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, है ना? अब
वो हादसे के बारे में भी इसमें आगे बताया जाएगा। उनकी टांगे है ना, उनकी जो पैर थे, एक दुर्घटना में दोनों पैर क्या हो गए थे, पैर चले गए थे, है ना। फिर किस तरह से क्या हुआ आगे हम पढ़ते हैं। वॉलीबॉल की खिलाड़ी बनने का सपना बुनने वाली अरुणिमा 1 अप्रैल 2011 को लखनऊ से नई दिल्ली जा रही थी, है ना। वॉलीबॉल की खिलाड़ी बनने का सपना बुनने वाली अरुणिमा, उन्हें वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था और उसकी प्लेयर खिलाड़ी बनना चाहती थी। वो 1 अप्रैल 2011 को लखनऊ से नई दिल्ली जा रही थी कि बरेली के पास कुछ लुटेरे रेलगाड़ी के अंदर लूटपाट मचाने लगे, है ना। जब जिस ट्रेन से वो जा रही थी उसी ट्रेन के अंदर क्या हुआ, कुछ लुटेरे लूटपाट मचा रहे थे। लूटपाट मचाना मतलब वो क्या करते हैं, आपके पर्स छीन लेते हैं, आपकी सोने की, कान की, अंगूठी वगैरह जो चीजें छीन लेते हैं। अब अरुणिमा ने उनका जमकर विरोध किया। उन्होंने क्या कहा, अरुणिमा से उन्होंने भी पर्स छीनना चाहा, लेकिन अरुणिमा ने उन्हें नहीं दिया, उनका जमकर विरोध किया और लुटेरे उन्हें चलती ट्रेन से नीचे, लुटेरों ने उन्हें और लूटपाट करने में नाकाम रहने वाले, और जब उससे चीज़ नहीं मिल पाई उन्हें अरुणिमा से, तो उन्होंने क्या किया कि चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया अरुणिमा को, है ना। चलती ट्रेन से पास के ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन उनके बाएं पैर से निकल गई। अब क्या हुआ कि जैसे ही अरुणिमा नीचे गिरी, है ना, एक ट्रेन, ये ट्रेन उनकी जा रही थी, अरुणिमा के पैर यहाँ थे और उधर से इधर, जो ये ट्रेन इधर जा रही थी और उधर से एक ट्रेन आई, और ट्रेन इतनी फास्ट होती है कि उन्हें नहीं दिखता और टाइम भी नहीं होता, ब्रेक लगाने में भी टाइम लगता है, और दूसरी ट्रेन उनके पैरों पे से निकल गई। सोचिए जब ट्रेन पैरों पे से चल जाएगी तो क्या होने वाला है। अब जिससे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया, है ना। जब पैर कट गए पूरे तो पूरा खून ही खून निकल आया था। जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई अरुणिमा नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 4 महीने तक भर्ती रही, है ना। अब पैरों के चले जाने के बाद 4 महीने वो एक हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, है ना, एम्स हॉस्पिटल, आपने सभी नाम सुना होगा सभी ने। उसमें 4 महीने तक भर्ती रही और जीवन मरण से जूझती रही। कभी लगता था अब नहीं बचेगी, कभी लगता था पता नहीं क्या होगा। कटा हुआ बायां पैर, दाएं पैर की हड्डियों में पड़ी लोहे की छड़ और शरीर पर जख्मों के निशान के साथ जब वे अस्पताल से बाहर आई तो सीधे अपने घर न जाकर एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, भारतीय महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर पहुंची। देखिए हौसला उसका, देखिए कितना बुलंद था कि जब वो ठीक हुई थोड़ी सी तो बाया कटा हुआ बाया पैर, दाएं पैर में हड्डियों पे पड़ी लोहे की छड़ और शरीर पर जख्मों के निशान, है ना। और वो घर नहीं गई, है ना, और कहाँ गई, सीधी पहली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला जो कि जमशेदपुर में रहती है, बछेंद्री पाल, उनसे मिलने के लिए निकल गई। हम लोग क्या करते, थोड़ा सा लगता है मम्मी ये हो रहा है तो हमें बहुत स्ट्रांग बनना चाहिए, है ना, बिल्कुल भी कमजोर नहीं बनना चाहिए, बहुत ही हमें क्या करना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए। कारण था मन में भरा आत्मविश्वास, जिसके कारण वह एवरेस्ट पर विजय का पक्का इरादा कर चुकी थी। देखिए दोनों पैर कट गए हैं, नकली पैर लगने वाले हैं और वो क्या कर रही है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की जिद कर रही है। उन्होंने क्योंकि ठान लिया था कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाने वाली हूँ, है ना। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी दूरी जाना, मम्मी पैर दुख रहे हैं, मम्मी नहीं चल पा रहे हैं, पहाड़ी पे तो चढ़ना बहुत दूर की बात है, करते हैं ना बहुत से बच्चे।
तो देखिए उसके तो दोनों पैर खो चुकी है, वो नकली पैर लग रहे हैं उसको, लेकिन उसके मन में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत सारा था उसके पास। और उसने क्या किया कि नहीं, मुझे तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना ही है। और वो निकल गई कहाँ पे, बछेंद्री पाल के पास मिलने के लिए। बछेंद्री पाल ने अरुणिमा की हालत देखी तो उन्हें आराम करने की सलाह दी, है ना। उसकी हालत देख के उन्होंने क्या किया कि तुम्हें तो अभी आराम की ज़रूरत है। लेकिन उनके बुलंद हौसलों के आगे आखिर वे भी हार मान गई। लेकिन उन्होंने जिद की कि नहीं, कुछ भी हो जाए आप मुझे बताएं किस तरह से चढ़ना है, क्या क्या लगेगा, क्या करना है, मैं तो चढ़ने ही वाली हूँ। तो बछेंद्री पाल भी उसके आगे हार गई और उन्होंने कहा कि ठीक है। अरुणिमा ने उनकी ही निगरानी में प्रशिक्षण लेना शुरू किया। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, है ना। और उनकी निगरानी में मतलब उनसे ही प्रशिक्षण शुरू किया लेना, ट्रेनिंग ली। अनेक मुसीबतें आई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अनेक मुसीबतें आई, लेकिन मुसीबत तो आएगी जब व्यक्ति के पैर नहीं है, वो चल नहीं सकता, नकली पैर से किस तरह से चल रहा होगा, तो मुसीबत तो आना है। और पूरा काम पैरों से ही करना था। चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पैरों की ज़रूरत है। 1 अप्रैल 2013 को अरुणिमा ने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी थी। 53 दिनों की बेहद कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार 21 मई 2013 को वे एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाली विश्व की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही बन गई, है ना। देखिए, हौसले बुलंद हो तो कुछ भी व्यक्ति कर सकता है। और वो 53 दिन की कठिन चढ़ाई के बाद पहली दिव्यांग महिला बन गई जिसने कि क्या किया है, माउंट एवरेस्ट की कठिन चढ़ाई को करके दिखा दिया। उन्होंने दुनिया को बतला दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे बड़े से बड़े मुकाम भी छोटे पड़ जाते हैं। और उन्होंने दिखा दिया कि बड़े से बड़े, है ना, अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो बड़े से बड़े मुकाम भी छोटे पड़ जाते हैं। मतलब एवरेस्ट जैसी चढ़ाई, कठिन चढ़ाई को भी उन्होंने आसान करके दिखा दिया। तो बच्चों, अगर कहते हैं ना, इरादे नेक हो तो मुश्किलें आसान होती है, अगर सच्ची लगन हो तो मंजिलें आसान होती है। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से अरुणिमा ने पैरों को खोने के बाद भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके दिखा दी, है ना। हम लोग तो बहुत ही सक्षम हैं। भगवान की दया से हमारे पास 2 आँखें देखने के लिए हैं, हाथ है, पैर है ना, सारी चीज़ें भगवान ने हमें दी है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कहते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, कॉपी कंप्लीट नहीं होती हमसे, इतनी सी राइटिंग वर्क नहीं हो रहा है हमसे, है ना। वो भी क्या बोलते हैं हम लोग, हमारी मम्मियाँ हमको बोल रही है क्यों बोलना पड़ रहा है बेटा, ये काम तो हमारा है ना। तो पता है अरुणिमा के साथ क्या हुआ था, इसमें जो स्टोरी दी है हमने देखा कि अरुणिमा एक ट्रेन से सफ़र कर रही थी, है ना। उसी ट्रेन में कुछ लुटेरे आ गए और उसका भी पर्स छीन रहे थे। लेकिन वो पैसे अपने माता पिता के लिए ले जा रही थी और उसने बिल्कुल नहीं चाहा कि ये पैसे मुझसे ले ले। और पर्स की खींचातानी में नहीं पर्स मिलने पे लुटेरों ने उन्हें धक्का दे दिया और चलती ट्रेन उनके ऊपर चल गई। जब जैसे ही बाहर गिरी वो कि एक ट्रेन आ गई थी और उनके ऊपर से चले गई। और चलती ट्रेन उनके ऊपर जब पैरों से चल गई तो दोनों पैरों को खो दिया। और पता है आपको, इसमें पूरी बात नहीं है, लेकिन रात के 12-1 बजे की बात थी और सुबह के 4 बजे तक वो खराती रही। सोचिए कि कैसे दर्द सहा होगा उन्होंने, है ना। और फिर सुबह जब कुछ लोगों ने देखा उन्हें तो हॉस्पिटल पहुंचाया गया उन्हें, है ना। नाम पता पूछ के उनके परिवार वालों को खबर की और एम्स हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया। और वहाँ पर उन्होंने बछेंद्री पाल की पुस्तक पढ़ी और पढ़ते पढ़ते वो मोटिवेट हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, है ना, मैं पैर नहीं है तो क्या हुआ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, है ना, मैं एवरेस्ट की चढ़ाई करके ही दिखाऊंगी। और वो बछेंद्री पाल से मिलने गई, उन्होंने उन्हें समझाया कि भाई अभी आराम करो, अभी तो तुम्हारे पैर ठीक भी नहीं हुए पूरी तरह से। लेकिन उन्होंने उनकी एक न मानी,
क्योंकि उनके मन में दृढ़ निश्चय करा हुआ था कि मुझे तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना ही है। और उन्होंने उनसे ट्रेनिंग ली और जब पहाड़ पे वो चढ़ती थी तो पता है जैसे चढ़ती थी उनके खूनों पैर से ब्लड आने लगता था, खून बहने लग जाता था। नकली पैर है, वो जल्दी थक जाती थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिर एक दिन विश्व की पहली महिला विश्व की बनी है। सोचिए, भारत की नहीं, विश्व की पहली दिव्यांग महिला बनी जो कि एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की। ऐसे कई उदाहरण है। एक महिला थी जिनके पैर टूट गए थे, उन्होंने विश्व की स्विमर बनी थी, वो है ना, स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। ऐसे कई उदाहरण है, कई ढेरों उदाहरण है बच्चों, है ना। आपको मैंने एक और स्टोरी भी सुनाई थी कि एक बार क्या होता है कि एक लड़की थी, है ना, जिसके पैर नहीं थे, है ना। तो क्या होता है, उस गांव में एक पोस्टमैन था, वो उसके घर की चिट्ठी लेके आता है। पोस्टमैन दरवाज़ा ठोकता है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि भैया कार्ड पोस्ट जो भी है आपकी दरवाजे से नीचे डाल जाइए। लेकिन पोस्टमैन कहता है कि भाई साइन लगेगी, है ना, ये आपको रजिस्ट्री वाली है तो आपको साइन करनी पड़ेगी। तो वो बोलती कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पोस्टमैन सोचता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे पूरे गांव में सभी के घर जाके चिट्ठियाँ वगैरह देनी है। फिर भी वो खड़ा रहता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती कि उस बच्ची के दोनों पैर नहीं हैं। पोस्टमैन को बहुत बुरा मन लगता है, क्योंकि वो मन में कई उसके बारे में बोल चुका था कि लोगों के घर जाओ, है ना, इतनी धूप से आओ, तो भी वो जल्दी जल्दी दरवाज़ा नहीं खोलते, अपने काम में लगे रहते हैं, हमें और काम भी है। तो उसे देख के बहुत बुरा लगता है। फिर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था, है ना, और ये तुम्हारी चिट्ठी है। अब कुछ दिन बीत जाते, पोस्टमैन भी भूल जाता है कि वो कुछ गया था। अब थोड़े कुछ एक आध महीने बाद और उनके घर की वापस उसी लड़की के घर की चिट्ठी आती है। पोस्टमैन जाता है, दरवाज़ा बजाता है और बोलता है कि बेटा ये कार्ड आया है तुम्हारा, मैं नीचे से ही डाल रहा हूँ, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि कितनी मुश्किल से उसने दरवाज़ा खोला था। लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि रुको, है ना, आपके लिए कुछ है, आप अभी जाओ नहीं। वो रुकता है, दरवाज़ा खोलती है, वो चिट्ठी लेती है और एक डब्बा उसे पोस्टमैन को दे देती है। पोस्टमैन सोचता है पता नहीं क्या होगा, बोले घर जा कैसे खोलना। पोस्टमैन घर जाता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, गिफ्ट खोलता है, तो उसके अंदर देखता है कि एक जोड़ी चप्पल थी। पता है उस पोस्टमैन के पास चप्पल नहीं थी। वो पूरी गर्मी में बिना चप्पल के गांव में सबके घर जा के चिट्ठियाँ बांटता रहता था। तो उसने सोचा पोस्टमैन कि देखो इतने साल से इस गांव में चिट्ठियाँ बांट रहा हूँ, लेकिन किसी का भी ध्यान मेरे पैरों पे नहीं गया। लेकिन जिस बच्चे के पैर नहीं थे उसका ध्यान मेरे पैरों पे गया और उसने मुझे चप्पल गिफ्ट की। तो बेटा जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसको उसका महत्व बहुत पता होता है ना। तो आप लोग भी इस महत्व को समझे। देखिए आपके पास ऑनलाइन क्लास है, पढ़ने के लिए टीचर है, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोग तो बहुत बेस्ट करके दिखा सकते हो, है ना। तो आज से ही लग जाइए अपने मिशन पे कि हम बहुत अच्छे से पढ़ के दिखाएंगे और इंग्लिश भी हमारी स्ट्रॉन्ग करके दिखाएंगे। इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ रहे हैं, जो टीचर हमें बताती है, घर में छोटे छोटे सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देंगे आज से ही, है ना। तो बच्चों ये पाठ आपको इसलिए पढ़ाया गया है ताकि पाठ के हम सिलेबस के साथ साथ हमें हमारी क्या करना चाहिए, दूसरी चीज़ें भी हमें पढ़ना चाहिए, दूसरे विषय में भी हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। और बहुत सारी बातें हमें सीखनी रहती है ना, किस तरह से बोलना है, किस तरह से चलना है, किस तरह मोरल साइंस पढ़ते हो ना आप लोग, तो ये हिंदी भी इस एक तरह से आपका मोरल साइंस का ही काम करती है। आपको सिखाती है, बताती है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है ना। तो आपको इस तरह से जो आज मैंने पाठ पढ़ाया उम्मीद है समझ में आएगा। इसे आप लोग भी अपने पुस्तक से एक बार रीड करें और
एक बार उन लोगों के नाम खोजें जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की है और उन्हें क्या क्या मुसीबतें आई है, किस तरह से उन्होंने चढ़ाई की है, उनके नाम सर्च करें, है ना। तो ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। सॉरी, अभी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया कि अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। अब हम लोग अगला चैप्टर मदर टेरेसा पढ़ने जा रहे हैं, है ना। हमारा अगला चैप्टर है मदर टेरेसा। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, है ना। तो सभी लोग अपनी पुस्तक निकालिए, बहुत ही अच्छा पाठ है ये भी। क्योंकि अभी हमारे पास समय है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 मदर टेरेसा। आप लोग जानते हैं मदर टेरेसा कौन थी, है ना। कुछ भी पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। मदर टेरेसा, है ना, एक बहुत ही अच्छी थी, समाज सेविका थी, है ना। शुरुआत जब वो पढ़ के आई, उनकी जब जॉब लगी तो कलकत्ता की एक बहुत ही गरीब बस्ती को उन्होंने चुना था पढ़ाने के लिए। फादर को उन्होंने कहा था कि मैं वही उसी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में बच्चों को पढ़ाना चाहूँगी जहाँ पे कि बहुत गरीब बच्चे रहते हैं, है ना। क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहती थी, बच्चों को शिक्षित करना चाहती थी और ऐसे बच्चों की मदद करना चाहती थी जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे। अब जब मोती झील, उस बस्ती का नाम था मोती झील, तो कलकत्ता की मोती झील की बस्ती में जब मदर टेरेसा पढ़ाने गई तो वहाँ उन्होंने देखा कि बच्चों के पास ढंग से न तो कपड़े थे पहनने के लिए, न उन्हें बोलते आता था और कुछ भी अच्छे नहीं थे वो बच्चे। अब मदर टेरेसा का पहला काम था कि किसी तरह से उनके पेरेंट्स को, है ना, उनके पेरेंट्स को राजी करें कि इन बच्चों को आपको मेरे पास भेजना है। वो हर किसी के घर गई और उन्होंने कहा कि शाम को मैं क्लास लगाऊंगी, है ना, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। उनके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, हम भेजेंगे। कुछ 1 से 2 बच्चे के पेरेंट्स राजी हुए। अब मदर टेरेसा ने क्या किया कि बोल तो दिया, लेकिन अब सवाल ये था कि क्लास कहाँ लगाई जाएगी। इस तरह से आपकी क्लास रूम के जैसे उनके पास ना तो क्लासरूम था न कोई फर्नीचर था, है ना। तो उन्होंने क्या तय किया कि एक नीम का पेड़ था, है ना, एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने क्लास लगाना शुरू की और उस नीम के नीचे यहाँ पे बैठ के वो उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा कि आज से हमारी क्लास यहाँ शुरू होगी। अब क्लास शुरू हो गई, लेकिन उनके पास न चौक थी, न पढ़ने के लिए पेंसिल थी, न स्लेट थी, कुछ भी साधन नहीं था, है ना। इन्हें साधन बोले जाते, कुछ भी साधन नहीं था। लेकिन जब कहा ना कि इरादे मजबूत होते हैं तो कुछ भी संभव होता है ना। आप लोगों को इतनी सुविधाएं हैं तो भी आप लोग बहाने करते हो और पढ़ते नहीं हो, लेकिन जब कुछ भी साधन नहीं हो तो भी पढ़ा जा सकता है। ये मदर टेरेसा ने सिद्ध करके दिखाया था। अब उन्होंने क्या किया कि लकड़ियाँ ली, नीम का जो पेड़ था उसी की लकड़ियाँ ली, है ना, और उन लकड़ियों से वहाँ पे जो मिट्टी थी वहाँ पर उन्हें बच्चों को ABC, है ना, अनार आम ये लिखाना शुरू किया। अब ये सब तो ठीक था, लेकिन वहाँ बच्चे बहुत गंदे आ रहे थे, उनके पास नहाने के लिए साबुन भी नहीं था। तो मदर टेरेसा ने उन्हें एक साबुन दिया और उन्होंने कहा बच्चों को कि आपको रोज नहा करके आना है। सबको एक एक साबुन दी गई और कहा कि तुम सबको नहा करके
आना है। जब वो क्लास में आते थे तो बिना परमिशन के अंदर आ जाते थे, तो उन्होंने उन्हें सिखाया कि जब आपको क्लास में आना है तो नमस्ते करना है और पूछना है कि हम क्लास में आ सकते हैं क्या। तो बच्चों को उन्होंने पढ़ने के साथ साथ अनुशासन सिखाया, स्वच्छता सिखाई और भी बहुत सारी बातें सिखाई। और आपको पता है उसके बाद कई स्कूलों की स्थापना कर चुकी मदर टेरेसा, कई समाज सेविका के काम कर चुकी थी और ऐसे ही उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। तो बच्चों, ये तो हमने कहानी सुनाई मदर टेरेसा के पहले की। अब हम उनके बचपन की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं ना, कि वो कोई बच्चा, देखो आप लोग अभी झांसी की रानी देख रहे हो ना, तो बचपन से ही बच्चे उस तरह के होते हैं जो उन्हें आगे बनना रहता है ना, उनमें वो गुण बचपन से आ जाता है। हम देखते हैं ना झांसी की रानी में किस तरह से वो समाज में हो रही बुराइयां, कुरीतियों का विरोध कर रही है। अभी आप लोग देख रहे होंगे झांसी की रानी, अगर नहीं देख रहे हैं तो देखना शुरू करें, है ना। हमारे बहुत ही पास महेश्वर की होलकर वंश की रानी थी अहिल्याबाई, और बहुत ही अनुशासित और बहुत कठोर शासिका थी, और बहुत सारे उन्होंने भी कई मंदिरों के निर्माण करवाए, कई बावड़ियों के निर्माण करा और कई सारे घाटों का निर्माण भी उन्होंने करवाया है। और हमारे पास का होलकरों का क्या इतिहास रहा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम सारी जानकारी दुनिया की ले लेते हैं, हमारे आस पड़ोस की जानकारी हमें नहीं होती है। तो इतिहास को जानने के लिए, और इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो इसके लिए आप लोग झांसी की रानी जैसा सीरियल अवश्य देखें, है ना। आप लोगों को ऐसे ही हमेशा ऐसे ही सीरियल, ऐसी ही चीज़ें देखना चाहिए जिससे हमें सीखने को मिलता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मदर टेरेसा के बचपन की एक कहानी, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो बचपन से किस तरह से थी, है ना। मैं आपको बता रही थी कि झांसी की रानी जो कि बचपन से ही समाज में फैल रही जो कुरीतियाँ थी, है ना, उन्होंने, जब आप देखते हैं ना कि लड़का लड़की अंतर को किस तरह से अपनी माता पिता से प्रश्न करती हैं, और वो उदाहरण देती है गाय और बैल का, है ना, कि गाय और बैल में तो हम कोई अंतर नहीं करते हैं, है ना, तो इंसानों में क्यों अंतर होता है। फिर उसकी जब सहेली होती है ना, उसके बारे में वो जब वो छोटी है उसकी शादी हो जाती है, विधवा विवाह, बाल विवाह, है ना, लड़का लड़की अंतर, ऐसे समाज में कई कुरीतियाँ फैली हुई थी जिनका उन्होंने विरोध किया, और आज हम इस लेवल पे आए हैं, है ना, क्या सभी समान है, कोई अंतर नहीं है ना, लड़कियों या लड़का हो, सबको एक समान अधिकार मिल रहे हैं, सभी को एक जैसा प्यार सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे ही नहीं मिला, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे कई लोगों ने इसके पीछे संघर्ष किया है, कई नियम बनाए हैं, है ना। तो चलिए अब पढ़ते हैं मदर टेरेसा का पाठ। मदर टेरेसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें उनके सबके लिए माँ जैसी ममता थी। यही नहीं, उनमें विनम्रता, सादगी जैसे आदि गुण भरे हुए थे। बच्चे अपने माता पिता की परछाई होती है। अब हम देखें कि बच्चे माता पिता से क्या क्या गुण सीखते हैं, है ना। ममता की मूरत मदर टेरेसा का बचपन बड़ा सुखद था। सभी लोग पेज नंबर 74 निकालेंगे और फिंगर रखते जाएंगे। ममता की मूरत मदर टेरेसा का बचपन बड़ा सुखद था। माता पिता, भाई और बहन के लाड़ दुलार में पली एग्नेस बचपन में गोल मटोल और गोरी गुलाबी थी। देखिए, मदर टेरेसा का बचपन का नाम था एग्नेस, और वो अपने माता पिता, भाई बहन के लाड़ प्यार में पली बड़ी थी, और अतः उन्हें एग्नेस के नाम से न पुकारकर गोझा के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो गोरी गुलाबी थी, और गोझा का अर्थ होता है फूल की कली। फूल की कली की तरह बहुत सुंदर गोरी गोरी थी और गोल मटोल थी, इसलिए उनको गोझा नाम से पुकारा जाता था। गोझा के बड़े भाई लाजर को मिठाई, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि खाने का बड़ा शौक था। होता है बच्चों को, है ना, मीठा खाने का, चॉकलेट खाने का। माता जी द्वारा मिले अपने हिस्से से संतुष्ट न होकर लाजर सदैव मिठाई चुराने की ताक में रहते थे। बहुत गलत बात है ना। आपकी मम्मी भी आपको जो खाने के लिए देती थी, देखिए आज तो बहुत मिलता है खाने के लिए, आप मना कर देते हो,
आपकी मम्मी आपसे क्या करती है, बोलती है कि ये नहीं खा लो, वो खा लो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले चीज़ों की भी बहुत कमी होती थी। तो एक अगर केक लाया जाता था तो उसके 3 भाई बहन है तो 3 हिस्से, एक में से ही 3 हिस्से कर दिए जाते थे, है ना, कि एक इसका और एक इसका है। ऐसा नहीं कि एक एक केक तीनों को मिल गया, तो उनके मन में संतुष्टि नहीं होती थी। तो उनका भाई उनकी जो मम्मी देती थी उससे संतुष्ट नहीं होता था और मन रहता था, तो वो सोचता था कि घर में चुरा के खा लिया जाए। देखिए, बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की परमिशन के घर में एक चीज़ खाना भी चोरी ही कहलाता है ना। ये बहुत गलत बात है। चाहे आप खाने की ही चीज़ ले रहे हो, ये बहुत गंदी आदत होती है ना। जब माता जी सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चली जाती तो लाजर चुपचाप दबे पांव रसोई में घुस जाते हैं ना। जैसे ही उनकी माँ रसोई से अपने सोने के कक्ष में चली जाती है, बेडरूम में, तो क्या करता था, लाजर चुपचाप से रसोई घर में घुस जाते थे। केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि चुराकर खा जाते। जब कुछ और नहीं मिलता तो जैम चुराकर ही चाट जाते थे, है ना। अब जैसे ही उनकी मम्मी सोने के लिए जाती तो चुपचाप से जाते किचन में और चुपचाप से केक, पेस्ट्री, जो केक फ्रिज में रहता वो खा लेते। कुछ नहीं मिलता तो जैम ही चाट लेते थे। पीछे पीछे बड़ी बहन भी चली आती थी। वे दोनों अपनी छुटकी बहन को भी चोरी में सम्मिलित करना चाहते थे। देखिए, वो दोनों तो मिल जाते थे और चुरा के खाते थे और साथ में अपनी बहन को भी, छोटी बहन एग्नेस को भी कहते थे। परंतु बालिका गोझा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। अपने ही घर में चुरा के चीज़ खाना अच्छी बात नहीं होती है ना। तो उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि माता जी ने एक दिन बातों ही बात में कहा था, छिप कर किया वो काम अनुचित है। देखिए, कितनी अच्छी बात उनकी माँ ने बताई थी कि कोई भी काम छुप कर जो किया गया है वो अनुचित है, गलत है ना। अगर आप कोई भी काम किसी को बिना बताए करते हो तो वो गलत काम होता है ना। और छुपाया क्या जाता है पता है आपको, गलत काम ही छुपाया जाता है। अगर बोलते ना, सांच को क्या आज, अगर आप सच है तो आपको कोई डर नहीं होगा, सबके सामने करोगे, लेकिन जो काम गलत होता है उसे ही छुपाया जाता है। तो कभी ऐसा काम नहीं करना जाता करो कि जिसे हमें लोगों से छुपाना पड़े, है ना। और हमें कभी भी, और देखो, डरता कौन है, जो गलत करता है। अगर आप सच है तो आपको कभी डर भी नहीं होगा। अब उसकी माँ ने एक और बात बताई थी कि देवता अपनी सर्वत्र आंखों से हमें देखते रहते हैं। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो भगवान हमें हजारों आंखों से हमें देख रहे होते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। और बालिका गोझा अपने बड़े भाई बहन के साथ चोरी में शामिल नहीं होती थी। गोझा ने एक दिन शनिवार की आधी रात को अपने भाई और बहन को डट कर केक खाते हुए देखकर कहा, माँ कहती है कि यदि सुबह की प्रार्थना में सम्मिलित होना है तो रात्रि के 12 बजे बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। देखिए, उनकी माँ का उन पर बहुत असर था। अब उसके भाई बहन रात में केक खा रहे थे, रात के 12 बजे, तो उन्होंने कहा कि देखो, हमें भगवान की प्रार्थना में अगर शामिल होना है तो उसकी माँ ने समझाया था कि हमें 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। उन दोनों ने उसकी एक न सुनी, है ना, क्योंकि उन दोनों को तो खाने से मतलब था। फिर भी गोझा ने कभी इन बातों की शिकायत अपनी माँ से नहीं की। कि देखो कितनी अच्छी बात है, इतना सब देख के भी कभी उसने अपने भाई बहन की शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। आप लोग हर थोड़ी देर में आ जाते हो ना मैम के पास, मैम ये ऐसा कर रहा है, मैम वो वैसा कर रहा है, तो कभी किसी की शिकायत मत करो। अगर कोई गलत कर रहा है तो मैम अपने आप देख लेती है और उसे पनिशमेंट देगी। शिकायत करने से क्या होगा, अपनी आदत पड़ जाएगी और हमें क्या होगा, लोगों में बुराई देखने की आदत पड़ जाएगी। कभी भी हम अच्छाई नहीं देख पाएंगे। तो किसी की बुरी चीज़ों को मत देखो, अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ें ग्रहण करो, है ना। हमें किसी में बुराई दिख रही है तो कोई बात नहीं, उसको वहीं छोड़ दो, उसकी बुराई सबके सामने नजर आ जाएगी। हमें शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें घर पे भी ये आदत रख लो कि हमें किसी की शिकायत नहीं करनी है, वरना हमें क्या होगा,
सिर्फ लोगों की गलतियां ही नजर आएगी, है ना। आपकी नजरिया क्या हो जाएगा, सिर्फ गलतियां ढूंढने में लग जाएगा कि ये क्या कर रहा है, उसने वो क्यों किया, उसने वैसा नहीं किया, उसने वो नहीं किया। तो अपनी शिकायत करने की आदत को आज से ही खत्म कर दो आप लोग। अब बालिका के हृदय पर माता के विचारों का गहरा प्रभाव था, क्योंकि माँ ने उन्हें समझाया था कि शिकायत करना बुरी बात है। आप लोग टीचर के पास आते हो ना कि मैम इसने बोला वैसा बोला, और फिर आप क्या बोल देते हो, मैम हमारी नहीं सुनती है ना, बोलते हो ना ये बात। तो क्यों नहीं सुनती, आप ये नहीं सोचते हो, आपको लगता है हाँ अगर आपको कोई मार रहा है ना, तो आप जरूर बताएं। ऐसे नहीं कि मार खाते रहे, उसका विरोध करना है, गलत का विरोध करना है, लेकिन गलतियों को देखकर किसी की दूसरों की बुराइयां शिकायत नहीं करना। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। आई समझ में? दो बातें हैं, नहीं तो आप सोचो कि मैम ने तो बोल दिया शिकायत नहीं करना है, कोई हमें पीट रहा है तो भी हम नहीं बोल रहे हैं। गलत का विरोध करो, लेकिन किसी की गलतियों का कभी भी जाके उनको टीचर को मत बताओ, क्योंकि आपकी आदत पड़ जाएगी ऐसी। अब पिताजी तो उसी समय चल बसे थे जिस समय फूल की कली 7 वर्ष की मासूम बालिका थी, है ना। उनके पिताजी जब वो बहुत छोटी थी, 7 वर्ष की थी, तभी चले गए थे। अब एक दिन सभी लोग अपना पेज टर्न कर लीजिए, सभी लोग अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 76। एक दिन पड़ोस के शरारती लड़के के साथ अपने तीनों बच्चों को खेलते देख माँ को बड़ी चिंता हुई, है ना। अब क्या हुआ कि जब माँ देखती कि बच्चा कुछ गलत राह पे जा रहा है तो उसे जरूर रोकती टोकती है। अब उसकी माँ को चिंता हुई कि इन बच्चों के साथ हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। उन्होंने एक उपाय सोचा, वे बाजार से सेब की एक टोकरी खरीद लाई, है ना, साथ में सड़क पर पड़ा एक सेब भी उठाकर ले आई। अब उन्होंने क्या किया, एक सेब की टोकरी खरीदी, उसी के अंदर एक सड़ा हुआ सेब था, वो भी उठाकर लाई। उसी रात माँ तीनों बच्चों को लेकर बैठ गई। उन्होंने छुटकी गोझा से कहा, ताजे सेबों के बीचों बीच इस बड़े सड़े सेब को रख दो, है ना। अब उन्होंने क्या किया, सेब की टोकरी जो लाई थी उसमें सारे सेब रखे थे, है ना, सब अच्छे सेब थे। और माँ ने कहा कि जो सड़ा हुआ सेब है उसे क्या करो, बीच में रख दो, है ना। और टोकरी को ढककर एक और रख दिया गया। कुछ दिन बाद माँ ने सेब की टोकरी मंगाई। तीनों बच्चों के सामने टोकरी का ढक्कन हटाया गया। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद माँ ने सेब की टोकरी मंगाई और तीनों बच्चों के सामने टोकरी का ढक्कन खोला गया, है ना। जैसे ही ढक्कन खोला तो उसमें से बांस आने लगी थी, स्मेल आ रही थी, क्योंकि सारे सेब सड़ चुके थे। अब माँ ने बच्चों को समझाया कि देखो कि जिस तरह एक सड़े सेब ने क्या किया, सारे अच्छे सेबों को भी खराब कर दिया, है ना। कि एक, मेरे प्यारे बच्चों, एक गंदा सेब सारे सेबों को सड़ा देता है। इसी प्रकार एक गंदी आदतों वाला एक बच्चा सबकी आदतें गंदी कर देता है। तो उस दिन के बाद तीनों बच्चों ने सदैव शिष्ट और शालीन बच्चों के साथ ही मित्रता की। तो आप लोगों को भी जब बोला जाता है, समझाया जाता है ना, तो हमें भी इस तरह से हमेशा अच्छे बच्चों के साथ रहना है। अगर एक बच्चे के साथ आप रहोगे तो उसमें क्या सारी गंदी आदतें, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब इस पाठ में सिखाया गया है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए। तो हमेशा जीवन में अच्छी आदतों को हमें डालना चाहिए। बहुत ही अच्छा पाठ था, इसको आपको पढ़ना है ना। अगली क्लास में मैं फिर से इसे आपको पढ़ाऊंगी, फिर से इसके शब्दार्थ वगैरह लिखाऊंगी, है ना। तो पाठ जो भी हम पढ़ते हैं उससे हमें सीखने को मिलता है बच्चों। तो आप भी अपने जीवन में ये हमेशा याद रखो कि कभी भी गंदे बच्चों की संगति में नहीं रहना है। अगर उनके साथ खेल भी रहे तो उनकी आदतों को हमारे जीवन में नहीं लाना है। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें समझाना है ना, कि आपको इस तरह से नहीं करना है। झूठ बोलना, चोरी करना, शिकायत करना, ये सब गंदी आदतें हैं, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।